हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री। चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है नए राज्य एवं राजाओं का उदय। दोस्तों, हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 1 हमने पढ़ लिया है और उसका क्वेश्चंस भी हमने सारा सॉल्व कर लिया है। मैंने इस वीडियो के नीचे क्लास 7 हिस्ट्री का प्लेलिस्ट दे रखा है, उसमें सारे वीडियोज़ अवेलेबल होते हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। मैंने चैप्टर 1 का 3 पार्ट में वीडियो बनाया है, ठीक है। तो आपको वो तीनों पार्ट उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का भी प्लेलिस्ट चाहिए तो आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 8 का इंग्लिश स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं और इंग्लिश ग्रामर भी स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे सेकंड चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हैं, शबनम और इमरान दोनों को ऐतिहासिक धारावाहिक देखने का शौक था, ठीक है। धारावाहिक का क्या मतलब होता है, जिसको हम नॉर्मल लाइफ में क्या कहते हैं, सीरियल कहते हैं, टीवी सीरियल जो होता है। तो शबनम और इमरान जो थे वो दोनों को ऐतिहासिक धारावाहिक देखने का शौक था। इस तरह के बहुत सारे धारावाहिक टीवी में आते हैं। ऐसे ही एक धारावाहिक पृथ्वीराज चौहान का दूरदर्शन पर प्रसारण हो रहा था। इन धारावाहिक को देख दोनों के मन में पृथ्वीराज से संबंधित कई प्रश्न पैदा हुए, जैसे पृथ्वीराज किस राज्य का राजा था। दूसरा है, उस समय इनके समकालीन और कौन कौन राजा हुए। समकालीन का क्या मतलब होता है? समकालीन का मतलब ये होता है कि जब पृथ्वीराज राजा बने थे तो उनके टाइम और कौन कौन राजा था। फिर अगला प्रश्न है, उस समय हमारे देश की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो ये सारे प्रश्न शबनम और इमरान के मन में आ रहे थे जब वो पृथ्वीराज चौहान टीवी पर देख रहे थे। पहले हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, पृथ्वीराज किस राज्य का राजा था। इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज का पूरा नाम क्या है? पृथ्वीराज चौहान। 1178 से 1192 तक उन्होंने शासन किया। तो पृथ्वीराज चौहान एक हिंदू क्षत्रिय राजा थे। वह अजमेर पर राज करते थे। तो अजमेर कहाँ पे था? अजमेर था राजस्थान में। अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान। तो हम लिखेंगे वह राजस्थान अजमेर पर राज करते थे। अजमेर है राजस्थान में, राजस्थान राज्य है और वहीं पे है अजमेर। नोट में मैंने यहाँ पे लिखा है पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के राजा थे। पृथ्वीराज के साथ चौहान लगा हुआ है तो वो चौहान वंश के राजा थे। दूसरा क्वेश्चन है, उस समय इनके समकालीन और कौन कौन राजा हुए। तो उनके समकालीन कौन कौन से राजा थे? राजा सोमेश्वर, मीर जाफर और जयचंद उस समय पृथ्वीराज के समकालीन राजा थे। तीसरा क्वेश्चन है, उस समय हमारे देश की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो उस समय हमारे देश में अराजकता की स्थिति थी। जब पृथ्वीराज चौहान राजा थे तो उस समय हमारे देश में अराजकता की स्थिति थी। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्या है। अब यहाँ पर दिया गया है कि पिछले अध्याय में आपने देखा कि भारत के पश्चिमी किनारे पर अरबों का आगमन हुआ और उनकी सत्ता स्थापित हुई। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि भारत के पश्चिमी किनारे पर अरबों का आगमन हुआ था, यानी कि अरब हमारे भारत में आ गए थे, उनकी सत्ता स्थापित हुई थी, उन्होंने अपना सत्ता भारत में स्थापित कर लिया था। इसी समय उत्तरी एवं मध्य भारत के राजनीतिक मानचित्र पर राजपूतों का उदय हुआ। तो इसी टाइम उत्तरी भारत और मध्य भारत में राजपूतों का भी उदय हुआ, उन्होंने अपना सत्ता भी स्थापित करना शुरू कर दिया। सच तो यह है कि गुप्त वंश के पतन के बाद 7वीं से 12वीं सदी के बीच एक नई प्रवृत्ति का उदय हुआ। राजनीति के क्षेत्र में टूट की प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर और दक्षिण भारत में अनेक छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ? राजनीतिक क्षेत्र में टूट की प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी कि राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगा, जिससे कि उत्तर और दक्षिणी भारत में राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। अब उन्हीं राज्यों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। जब पहले से लिखा गया था वो धुंधला था, तो मैंने यहाँ पर पेन से लिखा हुआ है। हम देख सकते हैं यहाँ पर है कश्मीर, इंद्रप्रस्थ, चामान, गुर्जर, प्रतिहार, प्रयाग, बनारस, परमार, पंदेल, राष्ट्रकूट, मालखेत, इसको हम मान्यखेत भी कहते हैं, पूर्वी चालुक्य, कलिंग, उत्कल, पाल, पहाड़पुर, चोल, चेर, पांड्यन। तो ये सब क्या है? ये सब राज्य है जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था।
7वीं से 12वीं शताब्दी के बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। अब है, समय समय पर हर्ष जैसे शासकों ने एक बड़े भूभाग पर शासन करने का प्रयास किया। हर्ष एक राजा का नाम है जिसने बहुत बड़े भूभाग पर यानी कि बहुत से सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, परंतु बाद के शासकों को उसमें आशातीत सफलता नहीं मिली। लेकिन उसके बाद के जो शासक हुए, जो राजा हुए, उनको उसमें यानी कि वो बहुत बड़े भूभाग पर शासन नहीं कर पाए, उनको सफलता नहीं मिली। यानी कि बाद के शासक जो हैं वो बड़े भूभाग को अपने कब्जे में नहीं कर पाए। अब है यहाँ पर नए राजवंशों का उदय। नए राजवंशों का उदय, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मानचित्र है, इसमें 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जो भी शासक थे, जो राजा थे, उनके राजवंशों को यहाँ पर दिखाया गया है। राज्य जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, तो जो राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था उन सभी के अलग अलग राजा थे। तो अब आगे है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से कई राजवंश के राजाओं के अधीनस्थ कर्मचारी, सामंत, बड़े भूस्वामी एवं योद्धा सरदार थे। तो ये जो राजवंश के राजा थे उनके अधीन कौन कौन कार्य करते थे? कर्मचारी, सामंत, बड़े भूस्वामी, मतलब बहुत जमींदार जो होते थे, जिनके पास बहुत बड़ा भूभाग था, बहुत सारी ज़मीन थे, वो लोग भी राजा के अधीन कार्य करते थे। और योद्धा सरदार भी, यानी कि योद्धा जो होते थे वो भी राजा के अधीन कार्य करते थे, वो राजा के अधीन थे। जब उनके स्वामी कमज़ोर पड़ गए तो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ठीक है, ये जो कर्मचारी थे, जो राजा के अधीन काम करते थे, कर्मचारी, सामंत, बड़े भूस्वामी, योद्धा सरदार, जब इनके राजा, जो इनके मालिक थे, जो इनके राजा थे, जब वो कमज़ोर पड़ गए तो इन सब ने अपनी ही स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। मतलब इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया कि अब हम किसी भी काम को करने के लिए स्वतंत्र हैं। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। ठीक है, राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने को शासक के रूप में स्थापित कर राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर समझा रहा है कि राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। ठीक है, और 8वीं शताब्दी के मध्य यानी कि 8वीं शताब्दी के बीच में ही एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने को शासक के रूप में स्थापित कर राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। तो जो राष्ट्रकूट पहले कर्नाटक चालुक्य राजाओं के अधीन थे, उनके अंदर काम करते थे, उन्होंने 8वीं शताब्दी में क्या किया? खुद को शासक घोषित कर दिया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। दक्षिणापथ के उत्तरी भाग में मान्यखेत उसकी राजधानी थी। तो यहाँ पर जो आपने देखा, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर राष्ट्रकूट भी है और मान्यखेत भी है। यहाँ पर है राष्ट्रकूट, यहाँ पर है मान्यखेत। तो राष्ट्रकूट की राजधानी थी मान्यखेत। ठीक है, इसे आप मानचित्र 1 में देख सकते हैं। अभी हमने देखा कि मान्यखेत राष्ट्रकूट के पास में, यानी कि राष्ट्रकूट की राजधानी है मान्यखेत, मतलब राष्ट्रकूट की राजधानी थी मान्यखेत। कुछ अन्य शासक जैसे कि गुर्जर प्रतिहार संभवतः ब्राह्मण थे। गुर्जर प्रतिहार क्या थे? ब्राह्मण। इन्होंने अपने परंपरागत कार्य छोड़कर शस्त्र अपना लिया और मध्य भारत में क्या क्या था देखिए। मध्य भारत में कौन कौन सा राज्य है? राजस्थान है और गुजरात है। तो मध्य भारत में एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। इस वंश का महत्वपूर्ण राजा नागभट्ट प्रथम था, जिसने अरबों से लोहा लिया। ग्वालियर प्रशस्ति में उसे मलेच्छों का नाशक बताया गया है। गुर्जर प्रतिहार क्या थे? ब्राह्मण थे और इन्होंने अपने कार्य को छोड़कर, देखिए ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों का कार्य क्या होता है? पूजा पाठ आदि करना। तो उसने अपने कार्य को छोड़कर शस्त्र अपना लिया, यानी कि हथियार उठा लिया और एक स्वतंत्र राजवंश की नींव डाली। इस वंश का महत्वपूर्ण राजा कौन था? नागभट्ट प्रथम, जिसने अरबों से लोहा लिया, यानी कि अरबों से युद्ध किया। ग्वालियर प्रशस्ति में उसे मलेच्छों का नाशक बताया गया है। प्रशस्ति क्या होता है? किसी के बारे में लिखा जाना, किसी के बारे में अच्छी बातें लिखना या उनकी प्रशंसा करना, उसी को प्रशस्ति कहा जाता है।
तो ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक बताया गया है। नागभट्ट की उपलब्धियां यहाँ पर दी गई है। नागभट्ट ने अपने जीवन में कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो नागभट्ट की उपलब्धियां, कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का वर्णन किया है। ग्वालियर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ग्वालियर से मिली संस्कृत की एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। जो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है वो लिखा गया कि वो कहाँ का, मतलब किस राज्य का हिस्सा है। तो आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुध को विजित किया। यहाँ पर जो भी राज्य का नाम दिया गया है उनके राजा उनके सामने हार गए थे। कब? जब नागभट्ट प्रथम राजकुमार थे तभी इन राज्यों के राजा उनके सामने हार गए थे और उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुध को भी विजित किया था। मतलब उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुध को भी हरा दिया था, या फिर कह सकते हैं विजित का मतलब होता है जीत लेना। ठीक है, तो उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुध को जीत लिया था। उन्होंने वंग यानी कि बंगाल का हिस्सा, अनर्त गुजरात का हिस्सा, मालवा कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश का हिस्सा, और फिरात वनवासी, तुर्क, वत्स, मत्स्य के राजाओं को पराजित किया। तो ये सब क्या है? ये नागभट्ट की उपलब्धियों के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि उन्होंने कौन कौन से राजाओं को पराजित किया, कौन कौन से राज्य के राजाओं को पराजित किया है। अब यहाँ पर दिया गया है कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जहाँ नए शासक उस क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा चुने गए थे। बिहार एवं बंगाल के प्रथम पाल शासक गोपाल का चयन भी ऐसे ही हुआ था। तो प्रथम पाल शासक का क्या नाम है? देखिए, प्रथम पाल शासक का नाम है गोपाल। ठीक है, तो ये जो गोपाल शासक थे, जो कि प्रथम पाल शासक थे, वो महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा चुने गए थे। तिब्बती इतिहासकार लामा तारनाथ भी इसकी पुष्टि करते हैं। तो इतिहासकार का क्या काम होता है? हम जो इतिहास पढ़ते हैं उसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? इतिहासकारों द्वारा ही मिलती है। इतिहासकार ही हमें बताते हैं कि इस शताब्दी में क्या हुआ। जैसे कि 7वीं से 12वीं शताब्दी का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में इतिहासकार ही जानकारी हासिल करते हैं, तब ये जानकारी हम तक पहुंचती है। ठीक है, तो तिब्बती इतिहासकार यानी कि तिब्बत के कोई इतिहासकार हैं लामा तारनाथ, इन्होंने इसकी पुष्टि की है कि प्रथम पाल शासक गोपाल का चयन महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा किया गया था। उन्होंने यह बताया है। ठीक है, खलीमपुर ताम्रपत्र से भी ज्ञात होता है कि अराजकता से तंग आकर बंगाल की प्रजा ने स्वयं गोपाल को अपना राजा चुना। इसी के वंशज आगे पाल वंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो पहला पाल शासक बना गोपाल। तो इसी के जो वंशज हुए, इनका बेटा, इनका पोता, पड़पोता, जो भी इनका वंशज हुआ, वही पाल वंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, ताम्रपत्र क्या होता है? ताम्रपत्र में क्या होता है? तांबा का पत्र रहता है, उसमें पुराने ज़माने में पहले लिखा जाता था। इन्हीं सब चीज़ों से इतिहासकारों को जानकारी मिलती है। वो जो किसी भी बात का पता लगाते हैं तो कैसे पता लगाते हैं? अभिलेख होता है, ताम्रपत्र होता है, साहित्य वगैरह होते हैं, तो उन्हीं से उनको पता चलता है कि इस टाइम पे ये चीज़ हुआ था। ठीक है, तो कुछ उदाहरण महिला शासकों का भी है। महिला शासक का सबसे जाना माना उदाहरण कश्मीर की रानी का है, जो दिद्दा यानी कि दिद्दा किसको कहते हैं? बड़ी बहन को, के नाम से लोकप्रिय थी। कश्मीर की रानी दिद्दा के नाम से लोकप्रिय थी। वह मंत्रियों की सेना की मदद से रानी बनी। दिद्दा जो थी कश्मीर की रानी, वो मंत्रियों और सेना की मदद से रानी बनी थी। ऊपर वर्णित दृष्टांतों से हम समझ सकते हैं कि यह जरूरी नहीं था कि शासक किसी शासकीय परिवार से ही संबंधित हो। ठीक है, ऊपर जो हमने पढ़ा, इससे हमने ये जाना कि ये कोई ज़रूरी नहीं था कि जो शासक बनेगा, जो राजा बनेगा, वो किसी राजकीय परिवार या शासकीय परिवार से ही संबंधित हो। अधीनस्थ कर्मचारी कुछ स्थितियों में शासक भी बन सकते थे। अब जो राजा के अंडर काम करते थे, जो कि सामंत कर्मचारी होते थे, वो भी कभी कभी कुछ अलग परिस्थितियों में राजा बन सकते थे। अन्य लोग मंत्रियों, सैनिकों और महत्वपूर्ण लोगों के समर्थन से शासक बने।
इस काल के इतिहास में 4 राजपूत वंश सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। अब कौन कौन सा है 4 राजपूत वंश? वे प्रतिहार, चौहान, देखो प्रतिहार को परिहार भी कहते हैं, चौहान को चहमान भी कहते हैं, सोलंकी को चालुक्य भी कहते हैं, और परमार, यानी कि 4 वंश। यहाँ पर आप नाम याद रख लीजिए। 4 राजपूत वंश कौन कौन सा है? 4 राजपूत वंश, प्रतिहार, चौहान, सोलंकी और परमार। ठीक है। कई सामंतों ने भी स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। सामंत क्या होता है? सामंत के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि सामंत क्या होता है। अब सामंतों के बारे में दिया गया है। उस समय के कई अभिलेखों और किताबों में इस वर्ग के लोगों का जिक्र है। उस समय ऐसे बहुत सारे अभिलेख थे और बहुत सारी किताब थे जिसमें इस वर्ग यानी कि सामंतों का जिक्र था। सामंत वर्ग के जो भी लोग थे उनका जिक्र था। इस वर्ग के लोगों के लिए कई नाम प्रचलित थे। सामंत को क्या क्या कहा जाता था? देखिए, सामंत को सामंत तो कहा ही जाता था, राय कहा जाता था, ठाकुर कहा जाता था, राणा और रावत भी सामंत को बोला जाता था। ठीक है। आपको याद होगा कि पहले के समय के राजा युद्ध में जब किसी राजा को हराते थे तो उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। तो पहले क्या होता था, जो भी राजा युद्ध में किसी दूसरे राजा को हराता था तो वो जो दूसरा राजा था, हारा हुआ राजा, उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। फिर लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य भी होगा कि 400 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच के समय में युद्ध में हारे हुए राजाओं को आमतौर पर अपने राज्य वापस भी मिल जाते थे। ठीक है। लेकिन 400 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच के समय में युद्ध में जो भी राजा हार जाता था दूसरे राजा से, तो जो जीता हुआ राजा होता था वो हारे हुए राजा को उसका राज्य लौटा देते थे। लेकिन उसमें कुछ शर्त होता था। देखिए, बदले में उन्हें कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। जो हारा हुआ राजा होता था उसको जीते हुए राजा का कुछ शर्त मानना पड़ता था, तब वो जीता हुआ राजा हारे हुए राजा को उसका राज्य लौटाते थे। अब है, पराजित राजा को यह स्वीकार करना पड़ता था कि विजयी राजा उसका स्वामी है। साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है कि जो पराजित राजा होता था, जो हारा हुआ राजा होता था, उसको विजयी राजा को उसको स्वामी मानना पड़ता था, यानी कि मालिक मानना पड़ता था। और वह विजयी राजा के चरणों में रहने वाला सेवक, यानी कि जो राजा हारता था उसको जीते हुए राजा को स्वामी मानना पड़ता था और वह खुद को उसका सेवक मानता था। विजयी राजा अधिपति कहलाता था। जो राजा जीत जाता था उसको क्या कहते थे? अधिपति कहते थे। और पराजित राजा उसका सामंत कहलाता था। हारा हुआ जो राजा होता था वह उसका सामंत कहलाता था। वह जीता हुआ राजा जो था उसका सामंत कहलाता था। ठीक है। तो आप समझ गए सामंत क्या होता है। 2 राजा के बीच लड़ाई होती थी और जो राजा हार जाता था उसको सामंत कहते थे। यह दिखाने के लिए कि वह किस राजा का सामंत है, पराजित राजा को अपने नाम के आगे यह बात लिखनी पड़ती थी। इसका एक उदाहरण पढ़िए। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो राजा हार जाता था तो उसको अपने नाम के आगे कुछ ऐसा बात लिखना होता था जिससे ये पता चले कि वह किस राजा का सामंत है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज श्री भोजदेव के चरणों में रहने वाले महासामंत महाराजाधिराज श्री क्षितिपाल का शासन था। तो यहाँ पे क्या लिखा है? श्री भोजदेव के चरणों में महासामंत महाराजाधिराज श्री क्षितिपाल, यानी कि सामंत कौन था? श्री क्षितिपाल था। और जीता हुआ राजा कौन था? श्री भोजदेव। यहाँ पर लिखा हुआ परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज। ठीक है। तो यहाँ पर इस राजा के नाम के आगे 3 उपाधि लगी है और जो हारा हुआ राजा है उसके सामने उसके नाम के आगे यहाँ पर 2 उपाधि लगी है, महासामंत महाराजाधिराज श्री क्षितिपाल। इस तरह अपने नाम के आगे यह लिखना पड़ता था जिससे कि यह पता चले कि वह सामंत जो है किस राजा का सामंत है। आपने क्या पाया? आपने पाया होगा कि भोजदेव और क्षितिपाल दोनों के नामों के साथ उपाधियां लगी है, पर सामंत की उपाधि राजा की उपाधि से छोटी है। सामंत की उपाधि क्या है? सामंत की जो उपाधि है वह राजा की उपाधि से छोटी है। इसी से
पता चलता है कि राजा अधिक शक्तिशाली माना जाता था। सामंत बनने पर हारे हुए राजा को और भी कई शर्तें माननी पड़ती थी। उसे अधिपति के दरबार में समय समय पर मूल्यवान भेंट भेजनी पड़ती थी। मौके पर उसे खुद अधिपति राजा के दरबार में हाजिर होना पड़ता था। आवश्यकता पड़ने पर सामंत को अधिपति राजा की मदद के लिए अपनी सेना भी भेजनी पड़ती थी। इस समय जितने भी छोटे बड़े राजा थे वे सामंत बनाने की नीति ही अपनाते थे। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि सामंत बनने पर हारे हुए राजा को बहुत सारी शर्तें माननी पड़ती थी। पहली शर्त तो ये है कि जो हारा हुआ राजा था उसे जीते हुए राजा को अपना स्वामी मानना पड़ता था, अपना मालिक मानना पड़ता था। और दूसरा यहाँ पर यह है कि हारा हुआ जो राजा था उसे अपने नाम के आगे उपाधि लगानी पड़ती थी कि वे किस राजा के सामंत हैं। इसके अलावा भी उनको बहुत सारी शर्तें माननी पड़ती थी, जैसे कि जब भी अधिपति राजा उसे अपने दरबार में बुलाते थे उनको समय समय पर जाना पड़ता था और उनको मूल्यवान भेंट भी भेजनी पड़ती थी, यानी कि उनको कीमती गिफ्ट देना पड़ता था। जो अधिपति राजा होते थे उनको कीमती गिफ्ट देना पड़ता था। और जब भी अधिपति राजा उसे बुलाते थे तब उनको जाना पड़ता था। और ज़रूरत पड़ने पर सामंत को अधिपति राजा को मदद के लिए अपनी सेना भी भेजनी पड़ती थी। तो इसलिए उस समय जितने भी छोटे बड़े राजा थे वो सामंत बनाने की नीति को ही अपनाते थे। यहाँ पर लिखा है कि भूमि के स्वामित्व और उससे संबंधित सेवा की कुछ शर्तों पर आधारित व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने यहाँ पर पढ़ा पेज नंबर 22, 23 एंड 24। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। एंड ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।